पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज़। बहुत सारी बातें बतानी भी है, तो जितना अभी तक आप लोगों ने वेट किया है उसके लिए तो सॉरी। और थोड़ा धीरज रखिएगा क्योंकि बातें बहुत छोटी नहीं है, बहुत सारी है। मैंने इसे लिख रखी है कि उस पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछे, ये मैं चाहती हूँ। पहले आप लोग ये बताइए, बाल अपराध के विषय में जानती हैं? बाल अपराध कौन कौन से होते हैं? पहले मैं आपसे पूछूंगी फिर मैं बताऊंगी, तो दोनों तरफ से रहेगा यहाँ पे। बताइए जितने लोग जानते हैं बाल अपराध, बताइए। कोई नहीं जानता? अच्छा, पहले कभी कुछ सुना है बाल अपराध के विषय में? आप जानती हैं? नहीं, मतलब मुझे ही बताना पड़ेगा। बाल अपराध वो अपराध होते हैं जो बच्चों के साथ होते हैं। अब ये होगा कि बच्चे कौन है, तो बच्चों की उम्र जो निर्धारित किया गया है 0 से लेके 18 वर्ष। 18 वर्ष तक से कम के बच्चे जो भी रहेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बच्चों की श्रेणी में आएंगे। उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, मारपीट, उनकी पढ़ाई रोकना, खाना रोकना, उनके साथ अनैतिक व्यवहार करना, जिससे कि उसका शारीरिक, मानसिक, इमोशनली, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसका डेवलपमेंट रुक जाना, या उसके साथ कोई ऐसी हीनियस घटना होना जो उसके जीवन में कहीं ना कहीं से पूरी लाइफ खराब कर दे, वहाँ पे बाल अपराध आएंगे। बाल अपराध केवल एक चीज़ से नहीं होती है, बाल अपराध की कई चीज़ें हैं। जैसे कि अगर बच्चे के साथ सेक्सुअली कोई अब्यूज़ कर रहा है, आप लोग जानते हैं कि देश में हर दूसरे दिन, हर दिन हर दूसरा बच्चा बाल अपराध से पीड़ित है, सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है। और वो किसी बाहरी व्यक्ति के जरिए नहीं हो रहा है, वो घर के लोगों द्वारा हो रहा है। आप लोग को स्कूल्स में और स्कूल से आने से पहले घर पे गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया है? सारे कितने लोग जानते हैं गुड टच बैड टच के बारे में? बहुत कम। सोच के उठ रहा है क्या हाथ? इधर ये अपराध ना सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तो आप लोग बताइए, गुड टच बैड टच के बारे में जानते हैं? कभी सुना है? बताइए इधर आप लोग भी। चलिए कोई एक लोग बताएं। ये ऐसी चीजें हैं जिसपे खुल के अगर आप बात नहीं करेंगे और घटना हो जाएगी ना, तो आप अपनी भावनाओं को किसी के आगे रखने में भी शर्माएंगे, और जो अपराधी होगा ना वो आपके साथ दिन प्रतिदिन हिंसा करता जाएगा और फिर आप कुछ चीज़ के आदी हो जाएंगे। तो अपना शोषण क्यों कराना? आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और शिक्षा का यही सबसे पहला सिद्धांत है, ना हिंसा करना है, ना हिंसा करने देना है। आवाज़ उठानी है खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो पहले तो स्टार्टिंग खुद से करिए। बाल अपराध में ये जो है सेक्सुअल अब्यूज, बताइए क्या है? जो आपका ये गुड टच बैड टच, कोई बताएंगे? बच्चियों में कोई बताए? अच्छा, बच्चों में बताइए, कोई बताए? शरीर के ऐसे अंग होते हैं जहाँ पे आपको केवल माँ या डॉक्टर ही छू सकता है, जैसे आपके लिप्स को, आपके चेस्ट को, आपके दोनों पैरों के बीच के फ्रंट और बैक साइड से, जहाँ से आप लोग मलमूत्र त्याग करते हो, टॉयलेट करते हो। तो उस सब जगहों को अगर कोई व्यक्ति, चाहे आपके घर के व्यक्ति द्वारा छुआ जा रहा है, या उसको किसी भी प्रकार से ऐसा किया जा रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे अगर आप लोग किसी तितली को छूते हैं, अगर कुछ तितलियाँ होती हैं, अगर आप लोग छूते हैं तो आपके साथ बैठ जाती है, वही अगर कुछ तरह से होते हैं, अगर आप लोग उसको छूते हैं, उसको पकड़ने की नीयत से, तो वो उड़ जाती है, क्योंकि तितली को पता है कि ये व्यक्ति मुझे हार्म नहीं करेगा, तो मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। और दूसरे के साथ अगर वो जा रही है तो उसके साथ तो कंफर्टेबल नहीं है। तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिसका टच, जैसे माँ का टच या आपकी मैम लोग का टच जो आपको कंफर्टेबल फील कराता है, उनके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करोगे। अगर आपके सर पे, पीठ पे हाथ रखेंगे, वो सही जगह पे रखेंगे, वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करोगे। बट यही चीज़ अगर कोई ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ पे केवल आप स्वयं छूना पसंद करोगे, तो वो चीज़ आपके लिए घटना है, वहाँ पे आपको सीधे नहीं करना है। और उसके विषय में जहाँ कहीं भी ऐसा हो रहा है जिसपे आप किसी को विश्वास हो, वहाँ पे जाके इसकी सूचना देनी है कि मेरे साथ उन व्यक्ति ने ऐसे बात बात में मुझे ऐसे टच किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा।
से अपनी बात कह सकते हैं, या फिर आप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी सर ने आपको हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जो बताया है, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, आप उस पर बता सकते हैं, ठीक है। अपनी मम्मी को बता सकते हैं या अपनी दीदी भाभी जिस पे आपको विश्वास हो उनको बता सकते हैं। इसके साथ साथ एक अपराध है बाल विवाह। बाल विवाह के विषय में जानती हैं क्या होता है बाल विवाह? उम्र बताइए, बाल विवाह की एज कितनी है आज की डेट में? कोई एक बताए खड़े होके। लड़कियों का 18 साल, लड़कों का 21 साल, ठीक है। अभी यही चीज चल रहा है। तो अगर 18 साल से एक दिन भी कम अगर है लड़की और उसकी शादी अगर हो गई है किसी भी अवस्था में, चाहे वो प्रेम विवाह करे भाग के, जो आजकल बहुत हो रहा है, या फिर किसी के दबाव में आके मम्मी पापा करा रहे हो, तो वहाँ भी बाल विवाह होगा। या लड़की की भी शादी को अगर एक दिन है, जैसे कल अगर लड़के का बर्थडे है, लड़का कल 21 का होगा और आज अगर रात में शादी हो रही है, वहाँ भी शादी की सूचना अगर हमें मिलेगी तो हम वहाँ पहुँच के शादी रोक सकते हैं। तो ये है बाल विवाह, क्योंकि ये एक सामाजिक अपराध है। बाल विवाह होने से बहुत सारी समस्याएं होती है, इसी वजह से इस पर इतनी सख्ती की गई है। हम लोग के विभाग का एक हेल्पलाइन नंबर है 181 और दूसरा वुमेन्स पावर लाइन का नंबर है 1090। 1090 पे जो कॉल्स आते हैं वो बहुत तरीके रहते हैं। किसी को कोई समस्या है, महिला को, किसी लड़की को कोई समस्या है, तो वो लोग 181 पे मतलब हमसे कांटेक्ट करने को कहते हैं। अगर हमसे कांटेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में तो 181 लगेगा। अगर आपको मऊ जनपद में अगर आप निवासरत हैं, मऊ में अगर आपको मैडम से सहायता चाहिए तो मऊ की दूसरी मैम वो आपको मदद करेंगे। तो मेरे पास जो कॉल्स आते हैं ये रहते हैं, मैडम मेरे जो मैं जिससे बात करती थी, जिस लड़के से प्यार करती थी, तो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। हम लोगों ने उनसे पूछा आपकी एज कितनी है? मैडम 16 साल है। मैम 15 साल है। तो यहाँ पे आप सोच के बताइए, आप में भी बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं, ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी से जुड़ाव रखते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर शादी की जो उम्र है उसको ध्यान रखिए। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखिए कि आप शादी करेंगे जिसको लेके जाएंगे, जो माता पिता की जो माता पिता अपनी बेटियों को इतनी नाजुकता से पाले हैं, उनसे अगर आप शादी करेंगे तो ले जाके कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या सुरक्षा देंगे? तो शादी जब भी मन में कभी आए तो पहले तो अपनी उम्र देख लीजिए और दूसरी चीज आप ये देखिए कि आप कहाँ स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि समाज में आने वाले टाइम में जैसे अभी कोरोना आया था, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो कम से कम अपने को इतना स्टेबल रखिए और तब शादी करिए कि आप जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, आप उसका खर्च उठा पा रहे हैं कि नहीं, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं नहीं, उसकी उम्र पक्की रहे, मतलब 18 से ऊपर रहे, वो अपना भविष्य संभालने लायक रहे, आपका भविष्य संभालने लायक रहे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार द्वारा शादी की उम्र निर्धारित की गई है और आने वाले टाइम में 21 वाली भी एज लागू हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे शादी होगी जब 21 साल की उम्र के बाद शादियाँ होगी। तो अभी तो पहले आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अगर शादी किसी की ज़बरदस्ती हो रही है 18 से कम की एज में या 21 से कम की एज में, चाहे आपकी दोस्तों का हो, चाहे आपका स्वयं का हो, चाहे घर के किसी सदस्य का, आपको डायरेक्ट सामने आने में अगर समस्या आ रही है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को फ़ोन से सूचित करिए। वो आपसे नाम नहीं पूछेगा, मगर हाँ सूचना सही होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आज रात को बारात आने वाली हो और आज दोपहर में फ़ोन कर रहे हो, सर जी यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, आके रोक दीजिए, मेरी सहेली की ज़िंदगी का सवाल है। तो ऐसा ना रहे, कोशिश करिए अगर आपको समय से सूचना मिल जा रही है कि आपकी सहेली की शादी हो रही है तो वहाँ पे आप पहले बता दीजिए, ताकि हम लोग वहाँ जाँच परख करके बारात आने से पहले पहुँचे। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि जब हम लोग मैडम बारात पहुँच जाती है तब हम लोग पहुँचते हैं, और वहाँ पे एक माता पिता कितनी मुश्किल से पूरे समाज के सामने अपनी बेटी के लिए जब सजावट किया रहता है, सामान बनवाए रहते हैं, मिठाई उठाई, और उस समय शादी रोकने में बहुत स्थिति खराब होती है, बहुत ज़्यादा हम लोग को तकलीफ होती है, लेकिन नियम है, हमें भी उनका पालन कराना है। तो अगर ऐसी कोई घटना आपके संज्ञान में आ रही है तो आप अपनी मैडम के जरिए या हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके या हेल्पलाइन नंबर्स पे आप बताइए कि ऐसी घटना हो रही है। इसके साथ साथ एक और अपराध है, ये जो यौन से रिलेटेड जो अपराध आएंगे वो पॉक्सो में आएंगे। अगर शादी हो गई, ठीक है, सपोज दैट किसी की शादी हो गई और उसके साथ ससुराल में उसका पति फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो यहाँ पे धारा लगेगी पॉक्सो की, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, ये लगेगी। इसके अंतर्गत जो रहेगा वो पूरा उसी तरीके से धारा देखी जाएगी जिसमें बच्चे
हिंसा, यौनिक अपराध हुआ रहेगा। तो ये चाहे अपराध शादी के रूप में हुआ रहे या आपकी स्वयं की मर्जी से, अगर कोई लड़का लड़की प्रेम में है और वो अगर किसी के साथ भाग के जा रहे हो, उनका फिजिकल रिलेशन बन रहा है, तो वहाँ पे लड़के पे पॉक्सो लगेगा और लड़की पे भी लगेगा। यहाँ पे भी क्राइटेरिया है, लड़की अगर 18 साल से ऊपर है, लड़का 21 साल से नीचे है, तो लड़की तो यहाँ यंग मानी जाएगी, एडल्ट मानी जाएगी, लड़का यहाँ बच्चा माना जाएगा। तो लड़की को जेल होने की संभावना है। और लड़का अगर 21 से ऊपर का है और लड़की 18 से नीचे की है, तो यहाँ पे लड़के पे केस चलेगा, लड़की की जेल जाने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पहले अपने 18 पूरा करके ही अपने पैरों पे खड़े होकर के तब जो करना है करें, लेकिन भागने वाला काम ना करें, क्योंकि लड़कियाँ जब भी भागती है, गाजीपुर में नाबालिग भी भाग रही है और बालिग भी भाग रही है, पुलिस प्रशासन परेशान हो जाता है, माता पिता परेशान हो जाते हैं। गाजीपुर की स्थिति पूरे यूपी में बहुत खराब है, सेकंड नंबर पे चल रही है गाजीपुर की स्थिति, जिसमें लड़कियां भाग रही हैं और उनके साथ अपराध हो रहा है, और अन्य जनपद में थोड़ा कम है। दूसरी चीज़ आप लोग ये जानते हैं, आप नशा के बारे में आपको अंकित सर एक बार फिर से आकर के बता देंगे पूरे विवरण के बाद। आप घरेलू हिंसा जानती हैं? घरेलू हिंसा कुछ तो जानती होंगी, क्या होता है? ये बड़ों वाली बातें हैं, है ना? घरेलू हिंसा में ये हिंसा कोई जरूरी नहीं कि सास ससुर करते हो, माता पिता द्वारा भी कभी कभी अनावश्यक रूप से मारपीट अगर होता है। अगर आप पढ़ाई के लिए डांट मार खा रहे हैं तो बेशक बहुत सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बिना पढ़े अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से हर कहना मान रहे हैं, अनुशासन में रह रहे हैं, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, हर जगह, और अगर वहाँ पे आपके साथ हिंसा हो रही है तो वहाँ पे आपके साथ घरेलू हिंसा माना जाएगा। जैसे आपको पढ़ाई लिखाई रोक देना, ज़बरदस्ती आपके साथ कोई भी ऐसा काम करने के लिए कहना जिससे कि आपको नहीं करने की इच्छा है, मारपीट करना, आपको पढ़ने के लिए फीस नहीं देना, आपको खाना नहीं देना, कपड़े नहीं देना, या जो आपकी बेसिक जरूरत है उसको पूरी ना करना, सिर्फ दिन भर ताना देना, गाली देना, ये सारी अगर चीज़ें हो रही है तो ये घरेलू हिंसा आएगी। मारपीट हो रहा है वो शारीरिक हिंसा में आएगा, गाली गलौज हो रहा है वो मानसिक हिंसा में आएगा, और आपको पढ़ने से रोका जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे फीस के लिए, तो आपकी आर्थिक हिंसा आएगी। तो इस प्रकार की कोई भी अगर हिंसा हो रही हो, चाहे मायके में आप अगर अनमैरिड है तब, या अगर ससुराल में पति या सास ससुर द्वारा अगर ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको आवाज़ उठानी है, और उसके लिए भी आप 10-90 पे भी कॉल कर सकते हैं, 181 पे भी कॉल करके हमारे ऑफिस में आकर के गाजीपुर में नया जिला अस्पताल कोरा बाजार में पीछे मर्जरी साइड में हमारा ऑफिस है, जिसका नाम है वन स्टॉप सेंटर। आप इसको गूगल भी करके देख सकते हैं वन स्टॉप सेंटर के बारे में। अभी जब मैं वन स्टॉप सेंटर की बात कर रही हूँ तो आपकी बात बता दूँ, निर्भया जो घटना घटी थी दिल्ली में, वो जिस समय घटी थी उसके बाद ही ये जो है वन स्टॉप सेंटर का हुआ निर्माण। ये निर्भया फंड से हमारा ये पूरा जो विभाग चलता है, निर्भया फंड के अंतर्गत जितने भी केसेस आते हैं महिला से रिलेटेड, उस केस पे जो वन स्टॉप सेंटर या जो अन्य एजेंसियाँ काम करती है उनको फंड रिलीज होता है। तो ये स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है। अब महिलाएं हैं कि अपनी सुरक्षा भी रखें और दूसरी की सुरक्षा रखें, ना कि किसी और पे हिंसा करें। आप लोग एक साथ पढ़ती हैं, एक साथ रहती हैं, तो आप लोग कोई ऐसे कार्य मत करिए जिसकी वजह से आप खुद अपराधी के दायरे में आएंगे। दहेज जानती हैं? सभी को जानता होगा। अच्छा, किसके घर में दहेज वाली शादी होके आई है भाभियाँ? आपने विरोध नहीं किया? अच्छा, आप दहेज वाली शादी करेंगे कि नहीं? आप लोग सोचे होंगे कि हमें क्या बनना है, फिर दहेज लेना है। कितने लोग दहेज को लेकर के सोचे कि हमें ये चाहिए, दहेज की लिस्ट बन गई होगी? लड़के लोग बताइए आप लोग। अब कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर मम्मी से होगा, मम्मी हमारी शादी करिएगा ना तो हमें तो वो वाली गाड़ी चाहिए, वो जो मेरे दोस्त के पास है, जो भैया को मिली मुझे उससे बड़ी चाहिए। तो दहेज के लिए एक बात बता दूँ आप लोग को, आप लोग सब्जी लेने जाते हैं, दुकानदार के पास जब जाते होंगे, आलू प्याज खरीदते होंगे, तो आलू प्याज के लिए क्या कहते होंगे? भैया मुझे ये आलू दे दो, प्याज दे दो, क्या भाव है? दुकान वाला कहेगा मैडम भैया इतने रुपए। नहीं भैया बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम करिए। करवाते हैं मोल भाव। जब लड़की के माता पिता अपनी बेटी के लिए दामाद चुनने जाते हैं, लड़के के घर जाते हैं, तो लड़के के पापा बकायदे बैठ के कहेंगे हाँ बताइए हमारा बेटा तो इतना पढ़ रहा है, हमें तो इतना दहेज चाहिए। बेचारे लड़की के माता पिता कहेंगे कि जो है नहीं मेरी भी बेटी पढ़ लिखी
कि ऐसी स्थिति है दहेज की, नहीं हमारा तो इतना ही रहेगा, यहाँ भी मोल भाव होता है। तो समझ सकते हैं स्थिति क्या है, भाजी वाली, शॉप वाली और यहाँ दहेज के लिए। तो खुद की कीमत मत लगने दीजिए कि जो है एक लड़की, एक माता पिता पढ़ा लिखा करके एक पूरी जिम्मेदार लड़की आपके हाथों में रख रहे हैं और उसके ही माता पिता से आप दहेज लेकर के अपनी स्थिति मत गिराइए। लड़कियां अनमोल है तो अपने को भी अनमोल बनाइए कि आपकी कोई कीमत ना लगा सके। दहेज एक कीमत है, ठीक है। तो जब मन में कोई आज घर में दहेज की बात आया ना, तो फिर सीधे समझिएगा भाई आलू प्याज वाली स्थिति रहेगी लड़के की, जिसमें एक माता पिता ग्राहक बन करके जाएगा कि भैया मुझे अपनी बेटी के लिए दामाद चाहिए, है ना। और आप लोग भी यही चीज़ करिएगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखिए और बोलना सीखिए। आप अगर सही है तो कोई आपको दबा नहीं सकता है, आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय मिलना ही मिलना है। और अगर आप गलत है तो फिर वहाँ पे आपकी गलती आज नहीं तो कल सामने आएगी चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो, ठीक है। तो इसलिए दहेज को तो बचा के रखिए। और एक और चीज़ है जो आप लोग मैम से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सब मैम लोग भी हैं, तो इसलिए मैं बता दूँ। एक आया है पॉश एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न में सुरक्षा देता है, जिसके अंतर्गत हर विद्यालय, हर संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जहाँ पे 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत है, वहाँ के जो अधिकारी है, जो नियोक्ता है, उनको अपने यहाँ पे एक कमेटी गठित करनी है जिसका नाम है आंतरिक परिवार समिति। आंतरिक परिवार समिति में 5 सदस्य रहेंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष रहेंगे जो वहाँ की वरिष्ठतम स्तर की महिला रहेंगी। अगर वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है तो वो किसी अन्य संस्था से भी ले सकती हैं। इसके अलावा 2 अन्य महिलाएं रहेंगी जो कि किसी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए का अनुभव रहे या लीगल चीज़ों का अनुभव रहे, और 2 अन्य पुरुष रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि इस कमेटी में सारे मेंबर आपके स्कूल के रहे, एक संबंधित विभाग या स्कूल का रहेगा, अन्य 2 NGO से भी ले सकते हैं, कोई वकील ले सकते हैं या किसी अन्य स्कूल के जो मैडम या सर को नामित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर किसी महिला के साथ स्कूल में किसी भी प्रकार की अभद्रता होती है या अनैतिक आचरण होता है जिसमें वो असहज महसूस करती रहेगी अपने कार्य क्षेत्र में, ये बच्ची आप लोग भी समझिए, जब आप लोग आगे पढ़ रही है तो जॉब के लिए जाएंगी तो ये उस चीज़ के लिए आपके भी घर में दीदी और भाभी लोग काम करती होंगी, ये उनको बताइएगा। वो जिस जगह पे कार्य कर रही हैं हर उस जगह पे ये दायित्व है वहाँ के नियोक्ता का कि वहाँ पे ये आंतरिक परिवार समिति बनेगी जिसमें ये 5 सदस्य कार्यरत रहेंगे। और इसमें अगर उनके पास जिसके साथ कोई समस्या आ रही होगी स्कूल में या किसी कार्य क्षेत्र में, वो एक एप्लीकेशन अपने नियोक्ता को देंगे। नियोक्ता का ये दायित्व होगा कि वो अपने स्तर से जो कमेटी है बनी उसमें वो जांच कराएंगे। जांच की भी अवधि जो है वो 3 महीने की रहेगी। 3 महीने के अंतर्गत वो जांच पूरी करके रिपोर्ट अपनी जो नियोक्ता रहेंगे उनको देंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पे अपराध सिद्ध होता है तो इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित लड़की है, वो जो चाहेगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। चाहे तो वो कोर्ट में केस जाएगा, चाहे तो यहाँ पे लिखित माफीनामा बनेगा। इसमें कहीं से भी पैसे का आदान प्रदान करके केस दबाने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ इसका सबसे बड़ी चीज़ है। और अब तो पॉश एक्ट इसका बन गया है, जो कि विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत आप गूगल करेंगे तो पॉश एक्ट में आपके संबंधित जनपद की पूरी जो है उसमें दिया है डिटेल, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी समस्या भी अपडेट करेंगे, जिससे कि भारत सरकार उस चीज़ को मॉनिटर करेगा कि आपके साथ की घटना किस स्थिति में है और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो इसीलिए आप लोग पॉश एक्ट से रिलेटेड चीज़ों को जानकारी रखिए। अपने घर में अपनी जो बहन बेटियाँ जो जॉब कर रही है, चाहे वो दिल्ली, नोएडा या भारत के किसी भी कोने में, वहाँ पे आप इन बातों को उनको बताइए कि वो अपनी सुरक्षा कर सके और बेझिझक बिना किसी डर के अपनी जगह पे जॉब करेंगे। इसके अलावा जो है आप कुछ योजनाएं हैं हमारे यहाँ पे, जो योजनाएं हैं ये बेटियों के लिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। नाम सुने हैं कोई कन्या सुमंगला योजना का? कन्या सुमंगला योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उन बेटियों के लिए जो अपनी माता पिता की केवल 2 संतानों में आते हैं। 2 संतान इन द सेंस, पहली अगर मान
हो, फर्स्ट टाइम में तो अगर जुड़वा होंगे तो माता पिता की 2 संतानों में उसकी गिनती होगी। तो यहाँ पे 6 श्रेणियों में 25,000 रुपये उनको मिलेंगे। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग इसमें पात्र है अभी, मैम भी आपकी इस चीज़ में मदद करेंगी। प्रथम श्रेणी में जब बच्ची का जन्म होगा, मतलब अगर आपकी कोई सपोज दैट आपकी कोई भाभी है, भैया या दीदी है जिनके घर में पहली बेटी का जन्म हुआ, और उनको जो है फिर आवेदन करना होगा ऑनलाइन जा करके mksy.up.gov.in पर। ये साइट आप गूगल करेंगी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो उसमें पूरा विवरण दे देगा। उसमें जा करके जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो 5,000 रुपये की पहली राशि उस बच्ची के भविष्य के लिए खाते में आएगी। लेकिन इसमें पूरा आप जो मांगा जा रहा है, जैसे कि आवेदक का फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, माँ के साथ का बैंक पासबुक रहेगा, बच्ची के साथ फोटो का, तो वो सारा आप डिटेल अपलोड करेंगे। उसके बाद बच्ची के पास एक ही मुश्त राशि आती है 5,000 रुपये। उसके बाद जब बच्ची का 1 साल का टीकाकरण पूरा हो जाएगा, मतलब एक बार राशि आ गई, उसके बाद जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो फिर से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, तो उस समय उनके खाते में 2,000 आएंगे। फिर तीसरी श्रेणी है कि जब बच्ची को क्लास 1 में एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद आपको एडमिशन का कागज़ लगाना होगा। उसके बाद उनके खाते में फिर वही जांच के बाद 3,000 रुपये आएंगे। इसी तरीके से करके 6वीं में एडमिशन पे 3,000, फिर से 9वीं में एडमिशन पर 5,000। तो अगर इस सेशन में कोई माता पिता की अपनी जो संतान है वो वाकई अपनी सिंगल मदर मतलब सिंगल संतान है, बेटी में भाई एक है या 2 बहनें हैं जो 9वीं में एडमिशन लिए, 6वीं में एडमिशन लिए, वो इस समय सारे डॉक्यूमेंट बनवा करके ही आवेदन कर दे। 6 महीने साल भर में जब ये पूरा जांच हो जाएगा तब सरकार की तरफ से ये आपके खाते में आएगा। उसके बाद फिर 6ठी श्रेणी आएगी 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर जब वो किसी डिप्लोमा कोर्स या स्नातक कोर्स में आएगी, तब रहेगा इसमें 7,000 की राशि मिलेगी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन राशियों के हिसाब से आप आवेदन करेंगे तो जो आपको मिलना रहेगा वो आपको मिलेगा। ये योजनाएं अपने तक ही मत रखिए, आगे के लोगों को भी आप बताइए। और आप में से किसी को कोई क्वेश्चन अगर पूछने हो तो आप इससे पूछ सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आप लोग की जुबान में एकदम रटता होना चाहिए। आपके घर में तो कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको अपना नाम, गांव का नाम, मम्मी पापा का नाम और फ़ोन नंबर अगर याद हो जाए तो वो भी रटवा दीजिए, क्योंकि जैसे कहीं कहीं अक्सर लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, माता पिता सो गए, बच्चे धीरे से उतर के ट्रेन से उतर जाते हैं। वो खोए पाए बच्चे 1098 चाइल्ड लाइन के पास आता है, तो गाजीपुर की सीमा में है, तो चाइल्ड लाइन की जो टीम है हमारी वो उनको ध्यान देती है। और अगर कोई ऐसा बच्चा किसी और सीमा में जाता है तो फिर उसको ढूंढा जाता है। तो अगर आप बच्चे को गांव का नाम बताए रखेंगे, थाना क्षेत्र बताए रखेंगे या मोबाइल नंबर, तो वो अपने बारे में जो बताएगा उससे उसके परिवार को खोजा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपनी बच्चों की और अपने घर के अन्य सदस्यों की हेल्प कर सकते हैं।